मैं बीजी और अब्बा को बता दूंगी। कि राजा और समीर का झगड़ा मेरी वजह से हुआ है। खुदा के लिए आप ही, पहले ही बहुत से मसाइल ने घेरा हुआ है इस घर को। अब तुम कोई नया मसला ना खड़ा कर देना, और कोई जरूरत नहीं है बीजी और अब्बा से कुछ कहने की। बस राजा भैया जल्द और खैर खैरियत से वापस आ जाएं, और कोई चीज इस वक्त जरूरी नहीं। मुझे अब मालूम पड़ा कि तुमने यूं जल्दबाजी में आकर नौकरी क्यों छोड़ दी। मेरा वहाँ इतना ही दाना पानी लिखा हुआ था अमजद साहब। अरे भाई बस प्लीज, अब तुम मेरे सबऑर्डिनेट नहीं रहे। ये साहब और सर कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे जैसे काबिल इंसान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर पहले भी कोई ख़ास खुशी नहीं होती थी। हाँ, अगर तुम गहरी समझते हो तो मेरे नाम के साथ जनाब लगा दो। यकीन करो, मुझे इस बात का एहसास शदीद होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो। समीर, याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे दिल से दोस्त मानते हो। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे एक लफ्ज तक नहीं बताया। खूब दोस्ती निभाई दोस्त तुमने। मुझे पता नहीं था तुम्हारा रिश्ता शेख साहब के यहाँ हुआ है, वरना नौकरी तो दूर की बात, उस दफ्तर की इमारत के करीब से भी कभी ना गुजरी। अरे भाई क्यों? ऐसा भी क्या है इस रिश्ते में जिसे बचाने के लिए न सिर्फ तुमने बल्कि शेख साहब ने भी मुझसे झूठ कहा? ऐसा क्या राज है? हमें भी तो पता चले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद शेख साहब ये ना बताना चाहते हो कि मैं उसी बॉस का बेटा हूँ जिसने 40 साल की खिदमत के बाद बगैर किसी वजह के उन्हें निकाल दिया। इसमें तो खास बड़ी बात नहीं है। इस शहर में रोज न जाने कितने लोग नौकरी छोड़ देते हैं या बिला वजह उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। तुम ये बताओ कि तुमने शेख साहब की खातिर अपना घर क्यों छोड़ दिया? मैंने शेख साहब की वजह से घर नहीं छोड़ा। मेरे अपने कुछ डिफरेंसेस थे अपनी फैमिली के साथ। चलो मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, लेकिन फिर तुमने शेख साहब के मोहल्ले में रिहाइश क्यों इख्तियार की? अब तुम कहोगे कि ये भी महज एक इत्तेफाक है, ये भी मान लेता हूं, लेकिन दोस्त इतना तो बताओ कि तुम्हारा और राजा का झगड़ा क्यों हुआ? और इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुमने उस घर के किसी एक फर्द के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा। ऐसा कौन सा बहरम है जिसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान देना तो पसंद की, लेकिन अपना मुंह नहीं खोला? बोलो भाई। बहुत देर हो गई है बाबू, वो अंदर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मेरा तो दिल घबरा रहा है। फिक्र ना करें पहलवान जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज वो किसी ना किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। वो बाबू समीर का दोस्त भी वापस नहीं लौटा। पहलवान जी वो दोनों पढ़े लिखे लड़के हैं, आपकी और मेरी तरह जाहिल नहीं है। यकीनन कोई ना कोई अच्छा फैसला ही करेंगे, करने दें उनको बात। आज फैसले का दिन। समीर, तुमने इन मुश्किल दिनों और मुश्किल घड़ी में बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन एक हुनर तुम्हें नहीं आया। जानते हो कौन सा हुनर?
झूठ बोलने का। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कुछ भरम है किसी के जिन्हें बचाना चाहता था, और कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम पूरा झूठ नहीं कह रहे, लेकिन पूरा सच भी नहीं कह रहे। समीर, मैं जान गया हूँ उस लड़की के बारे में जिसके लिए तुमने अपना महल, अपनी सल्तनत छोड़कर ये फकीरों का लिबास पहन लिया। अब मुझसे कुछ छुपा नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर तुम सब जान गए हो तो ये भी जान लो कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। ये सारे मेरे एक तरफा फैसले थे। मेरी खताओं की सजा उस बेकसूर को नहीं मिलनी चाहिए जो मेरे जुर्म में जरा बराबर भी शरीक नहीं थे। समीर, तुम जानते हो कि मैं उस लड़की से सिर्फ एक बार मिला हूं, जिंदगी में सिर्फ एक बार। और मुझे यकीन है कि तुम सच कह रहे हो। वो लड़की वाकई में बहुत मासूम है, बहुत मासूम। और ऐसी एक शहजादी है जिसके लिए कोई भी शहजादा अपना महल और अपनी सल्तनत छोड़कर उसके पीछे चल देगा। खैर, मैं अब चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, सारे भरम खुद ही टूटने से बचाओगे क्या? अरे यार, कुछ मेरे हिस्से में भी आने दो। वादा करो मुझसे कि मेरे गुनाहों की सजा अपने और धानी के रिश्ते को हरगिज़ नहीं दोगे। वादा करो मुझसे। नहीं, मैं किसी को सजा दे ही नहीं सकता, लेकिन जो लोग खुद को सजा दे रहे हैं उनकी सजा कम तो कर सकता हूँ दोस्त। समीर, मैं जब तुमसे मिला हूँ मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि तुम वो नहीं जो दिखते हो। ना जाने अभी तुम्हारे और कितने रूप देखने हैं मुझे। मेरी दुआ है कि तुम जल्द से जल्द सेहतयाब होकर घर चले जाओ। अपने घर चले जाओ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। छोड़ दो इन चारों बदमाशों को। जख्मी ने इनके खिलाफ पर्चा कटवाने से इनकार कर दिया है।
क्यों हॉल कर रहे थानेदार साहब जी? सारा मोहल्ला जानता है कि मैंने उस लड़के को बड़ा ही फंडा था। तो मैं आपसे कहता हूं कि ना, पर्चा काटो। वो समीर बयान नहीं देगा तो मेरा जुर्म तो नहीं खत्म हो जाएगा ना? नहीं ना? काटो पर्चा। इरादा तो मेरा भी यही था। जितनी ज़रबें तूने उस बेकसूर लड़के को दी है ना, तुम्हारा रिमांड लेके तुम्हारी भी उतनी हड्डियां एक एक करके तोड़ो। ये जो तेरा बार बार हवालात आने का शौक है ना, एक ही बार पूरा कर दो। मगर क्या करूं, कानून ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं। जाओ, दफा हो जाओ यहां से, अपने घर को जाओ। मजीद हराम की रोटियां तोड़ो ताकि कल फिर किसी और पे हमला कर सको। जाओ। और सुन, मैंने जिंदगी में बड़े लोगों को बड़ी चोटें खाते हुए देखा है, लेकिन आज उस लड़के ने तुम चारों के खिलाफ पर्चा ना कटवाकर बड़ी चोट दी है तुमको। ऐसी चोट मैंने कभी नहीं देखी। उम्र भर निशान रहेगा तुम चारों के ज़मीर पे। अरे थानेदार ने बड़ी बेइज्जती खराब कर दी। वर्दी का फायदा उठा गया साला। और यार ये अमजद बाबू कहाँ से आ गया? तुम लोग चलो, मैं मिलता हूँ, जा रही है। हाँ भाई जवान, कैसे हो? आओ घर चलते हैं। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था तो SHO साहब ने बताया कि तुम्हें तो बगैर ज़मानत के ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि समीर ने तुम पे पर्चा ही नहीं कटवाया। तुम समीर को जानते हो अमजद बाबू? हाँ जानता हूँ, बस अफसोस इस बात का है कि बहुत देर से जाना मैंने तो अपनी तरफ से उसका किस्सा हमेशा के लिए तमाम कर दिया, लेकिन बड़ी ढीठ हड्डी निकली उसकी। बच गया साला। क्यों क्यों माना चाहते थे तुम? था एक पुराना हिसाब, बस चुकता नहीं करता। खैर कोई नहीं, आओ घर चलें, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? तुम्हें पुलिस वाले ने छोड़ कैसे दिया? फिर आ गए हो मेरी इज्जत का जनाजा निकालने को, कसर बाकी रह गई अभी? मामू, आप मेरी बात सुन सकते? कोई बात नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। तुम इसी वक्त यहां से मेरे घर से चले जाओ। और तुम्हें पता है तुम्हारी मां तुम्हारी वजह से बिस्तर पर पड़ी है।
डूब मरो शर्म से, ओए डूब मरो, नालायक, ना हंजार। मामू अब बाद में जी भरकर डांट लीजिएगा मुझे, फिलहाल अमजद अली खड़ा है बाहर, आप कहीं तो उसे अंदर ले आओ। अमजद आया? जी। ओ मेरे खुदा, अब बता रहे हो मुझे? जाओ जाकर लेकर आओ अंदर उसे। जी अच्छा। कहाँ है मेरा राजा? वीर जी अभी तक राजा को लेकर क्यों नहीं आए? तुम दोनों अपने अब्बा से कहती क्यों नहीं मेरे राजा को ले आए हैं? बहुत नाराज होंगे ना वो राजा से। मेरा राजा पगला है, मगर दिल का बुरा नहीं है, दिल का बुरा नहीं है मेरा बेटा। कोई उसे लेकर आ जाए, वो लेकर आ जाए कोई। मत उलझाएं अपने जहन को, आ जाएगा राजा। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, अपना ख्याल रखें बीजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे राजा को बुलाओ, वो जेल में पड़ा है। मेरा राजा कब आएगा? मेरे राजा को बुला दो यार। अरे मेरा बच्चा आ गया राजा, तू आ गया मेरे बच्चे। आ गया तेरा राजा, तेरे बगैर थोड़ी ना रह सकता हूँ मैं। क्यों सताता है अपनी बूढ़ी माँ को बेटा? क्या किया है तूने ऐसा? ये सारे मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं किया अम्मा। अरे अगर कुछ किया होता तो ऐसे थोड़ी ना तेरे सामने बैठा होता। मेरे बच्चे, अल्लाह तुझे कुछ ना करे। ओहो आपा, उठ के बैठो, देखो देखो कौन आया है आपसे मिलने। आओ अमजद मियाँ, आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम बीजी। आप यूं बीमार पड़ी हैं और मुझे बताया तक नहीं। मुझे अपना बेटा नहीं समझती ना आप? अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। मैं कहाँ बीमार हूँ, बस खिदमत करवाने को दिल चाहता। 2-4 दिन के बाद आना, देखना तो मैं भागती दौड़ती नजर आऊंगी। मैं ठीक हूँ। तुम लोग बैठे क्या कर रहे हो? अमजद मियाँ पहली बार आए हैं भाई, जाओ जाकर खाने पीने का बंदोबस्त करो। आओ अमजद मियाँ, बैठो बैठो बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जरूर तुम्हारी मदद से मेरा बच्चा मेरे पास आया है दोबारा। समीर, ओ माय गॉड, ये सब व्हाट हैपेंड टू यू यार? प्लीज आप लेटे रहो। मगर ये सब कैसे हुआ? सनी, तुमने भाभी को यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। आप उससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करें ना आप। अगर आज ये मुझे यहाँ ना लेकर आते ना, तो जिंदगी भर मैं कभी आपसे ये इससे बात ना करती। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस मामूली चोटें हैं, चंद दिनों में ठीक हो जाएंगी। मामूली? ये चोटें आपको मामूली नजर आ रही हैं? आप तो जानते हैं ना, मेरा अपना सगा भाई कोई नहीं है, और मैंने हमेशा आपको अपने सगे भाई से ज्यादा चाहा है। और मैं हमेशा ये सोचती थी कि अगर मेरा अपना सगा भाई होता तो बिल्कुल आप जैसा होता। मगर आपने तो मुझे अपना कुछ भी नहीं समझा ना, भाभी तक नहीं। अगर सनी आपको यहाँ ले ही आया तो आप नाराज ना हो। मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था, और आपके अलावा उस घर में और है ही कौन जो मेरे लिए परेशान होता। इसीलिए आपने सनी को हम सबको बताने से मना किया था ना। बहुत बुरा किया आपने, बहुत ज्यादा। आप एक काम करें, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे सजा दे दीजिएगा, लेकिन आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा। मेरे बारे में ये बात अब सिर्फ आप तक रहनी चाहिए। मगर समीर, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से भी कहीं और ना चला जाऊं तो
आपको मेरी बात मानना होगी। मैं जानती हूँ बहुत जिद्दी हो आप। आओ बेटा, आओ। अब चलता हूँ। बीजी की तबीयत भी काफ़ी संभल गई। कल वालदा मोहतरमा और शगुफ्ता उनका हाल पूछने भी आएंगी। इसी बहाने उनका दिल बहल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर आए, उनका अपना घर है। बस जाते जाते आपसे एक गिला करना चाहूँगा। यहाँ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताता तुम्हें? यही कि जिस खानदान में तुम्हारा रिश्ता होना जा रहा है उसका फर्जंद हवालात पे बंद पड़ा है। तुम्हारी तो पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस नालायक राजा ने। कभी कभी हम ख्वाह ही दिल में शकूक व शुबहात पैदा कर लेते हैं। और दुनिया का क्या है सर? दुनिया को तो बात किए बगैर कुछ हजम नहीं होता। और रही बात बदनामी की, तो बदनामी क्या है? महज एक दिल का खौफ और कुछ भी नहीं। और इसको आप जितना सर पर चढ़ाएंगे ये उतना ही परवान चढ़ता रहेगा। दुनिया वैसा ही सोचती है जैसा हम अपने दिल में पाल लेते हैं। काश हमारे सारे मुआशरे की सोच तुम्हारे जैसी हो जाए तो ये दुनिया कितनी आसान जगह बन जाए जिंदगी गुजारने के लिए। वैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर राजा ने समीर को क्यों मारा? देखो अमजद मियाँ, तुम इस लड़के समीर की हकीकत तो जान ही चुके हो। एक रोज तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि वो क्या क्या हरकतें करता है। उस रोज तुम्हारे दफ्तर में मैंने उसे जानबूझकर पहचानने से इनकार कर दिया था, इसलिए कि अब मैं उस खानदान के साथ मामूली सी जान पहचान भी नहीं रखना चाहता। 40 साल, मेरे 40 साल, मेरे 40 साल की खिदमत का सिला यूं स्याह दाग में दिया। मैं समीर के खानदान को तो नहीं जानता, लेकिन समीर को अब अच्छी तरह से जान गया हूं। लेकिन शायद आप समीर को जान नहीं पाए। बहरहाल फिलहाल इन बातों का कोई मकसद नहीं है। खुशी की बात यह है कि राजा घर आ गया है और बीजी की तबीयत भी अब संभल गई। बस जाते जाते एक दरख्वास्त करना चाहूँगा आपसे। एक बार, सिर्फ एक बार आप धानी से इस रिश्ते के मतलब ज़रूर दरियाफ्त कर लें। इसमें किसी किस्म का कोई मुज़ाहिका भी तो नहीं है। और फिर हम दोनों ख़ानदानों में ये रिश्ता हमेशा यूं ही मोहतरम रहेगा, यकीन जानिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा। उस दिन दरअसल तुमसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाई। इनफैक्ट डैड भी तुम्हारी इस कदर तारीफ करते हैं कि मैं काफ़ी जेलस फील करने लगा हूँ। सोचा कि तुमसे मिलके तुम्हारी कोई बुराई ही ढूंढ ली जाए। Okay, good approach. Try your best. Good luck. हाँ, but I know it will be a failure. नहीं,
हर इंसान में खूबी और खामियां होती हैं, बस हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। Nobody is perfect here. बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। शायद हमारी इसी कमज़ोरी की वजह से हम किसी शख्स की सिर्फ बुराइयां और किसी की सिर्फ अच्छाइयां पहले नज़र आती हैं, और उन दोनों केसेस में उस शख्स के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर रहे होते। सोच तो तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, तो ये पॉलिटिक्स के चक्कर में तुम कैसे पड़ गए? सच पूछो तो इट्स माई डैड्स विश ओनली। मैं तो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता था। ओके, तो फिर तुम्हारे डैड ने बिल्कुल अच्छा प्रोफेशन चूज़ किया है तुम्हारे लिए। पॉलिटिक्स से ज़्यादा अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है हमारे मुल्क में? हैरत है, मुल्क के एक टॉप पार्टी के कामयाब सियासतदान की बेटी ये बात कह रही है। आई मस्ट टेक इट एज अ स्टेटमेंट। मैं भी अक्सर डैड से यही डिस्कस कर सकती हूँ। आज जिस सीट पर तुम्हें टिकट दिया जा रहा है, कल तक मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त रेहान अंकल नॉमिनेट हुए थे। ये सियासत नहीं तो और क्या है? मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अरसे बाद मुझे धड़ल्ले से सच बोलने वाला कोई एक इंसान तो नजर आया। मैंने डैड से यही पूछा था, तो उन्होंने बताया कि रियासत अंकल और सेठ रेहान के कुछ डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से उन्हें सीट से महरूम होना पड़ा। सारी रात यहीं गुजारने का इरादा है आप लोगों का? अब जाएं, आराम करें और मुझे भी आराम करने दें। खुदा बचाए मरीज को ऐसे तीमारदारों से। यार ये तो जुगते लगा रहा है। हमने कब कहा कि जरा परे हो जाओ, हमने भी साथ ही लेटना है। कोई पता नहीं थोड़ी देर बाद ये फरमाइश भी आ जाए आप दोनों की तरफ से। यार ये तो जुगत पे जुगत लगा रहा है। पहलवान जी आपका कुछ तो असर होगा। हाँ, कल तुम्हारी परजाई बड़ी आलीशान गाड़ी में आई थी। ये सरकारी अस्पताल और हमारे हालात देख के उसने कुछ कहा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, नायला भाभी ऐसी नहीं है, वो बस मेरे लिए फिक्रमंद थी और कुछ नहीं। पहलवान जी आप घर जाएं, सब परेशान हो रहे होंगे, और ये बाबू को भी साथ ले जाएं। इसने भी 2 रातों से आंख नहीं झपकी। नहीं नहीं छोटे साहब, मैं तो यहीं सो जाऊंगा। पहलवान जी आप जाइए, और कल सुबह आते वक्त गुड्डू को साथ लेते आइएगा। वो अपने समीर भाई को देखने के लिए तड़प रहा होगा। मैं फिर जाऊं? खुदा हाफिज। ना अकेले इधर। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा पहलवान जी। अरे सकते आइए इधर से। बीजी सो गई? हाँ शुक्र है, नींद आ गई उन्हें। सूप पी के काफी आराम आया। राजा कहाँ है? वो भी पीछे के कमरे में है। काफी चुप चुप सा है। धानी, शानी, नहीं नहीं ठहर, ऐसे ठीक। मुझे धानी से कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है। रुको, तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, इस बात की गवाही में तुम भी शामिल हो जाओ। जी अब्बा, आप बोले, मैं सुन रही हूँ। मैं चाहता हूं, कुछ बातें हैं जो मैं एक बाप की तरह नहीं, एक मां की तरह तुमसे बांट लूं। तुम दोनों की मां के इंतकाल के बाद बीजी ने तुम दोनों को बहुत प्यार से पाला है, लेकिन एक मां की तरह तुम लोगों पर सख्ती नहीं की, डांटा नहीं कभी। उनका दिल बहुत नरम है तुम दोनों के मामले में, और मैंने भी फूलों की तरह हमेशा रखा है तुम्हें। मैं क्या गलत कह रहा हूं कुछ?
नहीं अब्बा, एक हर्फ सही बोला आपने। मेरी तरबियत या बीजी के प्यार में कभी कोई कमी महसूस हुई? हम्म? नहीं अब्बा, बिल्कुल नहीं। आपने तो सारे वालिदैन से बढ़कर हमें चाहा है। क्या तुम्हें मेरे फैसलों पर एतमाद है, या फिर कोई ऐसा फैसला जिससे तुम्हें इख्तलाफ हो और बाप की इज्जत और भरम के लिए खामोश बैठी हो? नहीं अब्बा, मुझे आपके तमाम फैसलों पे पूरा एतमाद है। रमजत ने जाते जाते ऐसा क्यों कहा कि मैं एक बार फिर इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी मर्जी मालूम कर लूं? क्यों आया उसके दिल में ये ख्याल? क्या मजाक है ये? गुड्डी गुड्डे का खेल है ये? जब चाहा जोड़ा, जब चाहा तोड़ दिया। अब्बा आप फिक्र ना करें, मैं आखिरी वक्त तक साबित कदम खड़ी रहूंगी। जहां तक वहम की बात है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना अब्बा। तो हर इंसान का अपना अमल होता है। मेरा भी यही ख्याल था। जीती रहो। तुम दोनों आराम करो, कल रात भी जागते रहे तुम दोनों। हाँ? मैं हूं बीजी के पास, उनके कमरे में। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शब खैर। भाभी, क्या हो गया? तुम तो मेरी बहादुर आपी हो ना, फिर अब क्यों हिम्मत हार रही हो? भाभी, अरे नहीं, क्या हो गया? अरे नहीं, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो